अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। 7 अक्टूबर 2023 गाजा स्ट्रिप में मौजूद हमास एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप, इसकी तरफ से 5000 रॉकेट्स इजराइल पर मारे जाते हैं, जबकि इजरायली मिलिट्री के मुताबिक ये सिर्फ 2500 रॉकेट्स थे। अब वैसे तो इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम मौजूद है। ये एक लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर रडार्स और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके आने वाले मिसाइल्स की ट्रेजेक्ट्री को मैप किया जाता है और फिर काउंटर मिसाइल्स फायर किए जाते हैं ताकि हवा में ही आने वाले मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन जब 20 मिनट के अंदर 5000 इकट्ठे मिसाइल्स इजराइल पर मारे गए तो ये आयरन डिफेंस सिस्टम भी फेल रहा। ना सिर्फ ये आयरन डिफेंस सिस्टम बल्कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी, जिस पर इजराइल काफी फख्र करता है, मोसाद, ये भी इन अटैक्स के बारे में बेखबर रहा। इस रॉकेट अटैक के नतीजे में दर्जनों इसराइली मारे गए और बहुत सारे जख्मी भी रहे। इस अटैक को हमास के मिलिट्री विंग के कमांडर मोहम्मद दाइफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम देते। ये कहते हैं कि ये अटैक्स पिछले सालों में अल अक्सा मस्जिद में किए गए मुसलमानों पर तशद्दुद के नतीजे में किए गए। लेकिन ये ऑपरेशन खाली रॉकेट अटैक्स का ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक मल्टी प्रॉन्ग्ड मैनूवर था। यानी ये रॉकेट अटैक सिर्फ एक इनिशियल अटैक और इनिशियल कवर था हमास की तरफ से, ताकि इनके गनमैन फाइटर्स लैंड और सी के थ्रू इजराइल में दाखिल हो सके। और ऐसा ही हुआ। हमास के फाइटर्स इजराइल और पैलेस्टीन के दरमियान मौजूद वॉल को ब्रीच करके तोड़कर इजराइल में दाखिल होते हैं। एक वीडियो में 6 मोटरसाइकिलिस्ट को देखा गया जो इजराइल के अंदर बाय रोड इन्हीं ब्रीचिंग्स और इन्हीं बैरियर्स को तोड़कर दाखिल होते नजर आए। इसके अलावा कम से कम एक बंदे को तो ग्लाइडर्स के थ्रू दाखिल होते भी देखा गया इजराइल के अंदर। कुछ मोटर बोट्स के अंदर हमास के फाइटर्स इजराइल के कोस्टल टाउन ज़कीम पर अटैक लॉन्च करते हैं और कई मिलिट्री ऑफिशियल्स को कैद भी कर लेते हैं, इन्हें बंदी भी बना लिया जाता है। हमास के स्पोक्स पर्सन खालिद कदोमी, इन्होंने बयान दिया कि यह ऑपरेशन इसराइल को जवाब दिया गया है उन तमाम मजालिम का जो कि इन्होंने आज तक पैलेस्टीनियंस पर ढाए हैं। इसके रिस्पॉन्स में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर की है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. इसके बाद इजरायली मिलिट्री को मोबिलाइज किया गया और इनको गाजा पर एयर स्ट्राइक्स करने के लिए कहा गया। ये एयर स्ट्राइक्स अगले दिन संडे सुबह तक चलते रहते हैं और अब तक की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 1500 पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं, जबकि 6000 से ज्यादा जख्मी हैं। और दूसरी तरफ इजरायली मिलिट्री की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं कि तकरीबन 1300 इजरायलीज इसमें मारे गए हैं। ये पहली बार है कि 50 साल पहले हुई यौम किपुर वॉर के बाद इतने बड़े फिगर्स हमें सामने देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले एक दफा देख लेते हैं कि ये ग्रुप हमास कब और कैसे वजूद में आया। पहले तो इसका नाम क्लियर कर लेते हैं। ये जो लफ्ज हमास है, ये असल में एक्रोनिम है एक बड़े लफ्ज का, जो कि अरबिक में इनकी पार्टी का नाम है। ये ग्रुप अपने वजूद में आता है फर्स्ट इंतफादा के टाइम पर। दोस्तों, फर्स्ट इंतफादा क्या है इसको मैं अपनी पिछली वीडियो में इस वीडियो में डिस्कस कर चुका। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पहले देख लें, ताकि एक पूरी हिस्ट्री पैलेस्टीनियंस और इसराइल के बारे में सब आपके सामने क्लियर हो जाए। इसके अलावा आगे वीडियो में मैं सेकंड इंतफादा की भी बात करूंगा, वो भी इस वीडियो में डिस्कस्ड है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने यौम किपुर वॉर के बारे में भी बात की है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। शुरुआती सालों में हमास की तरफ से बहुत सारे स्कूल बिल्ड किए जाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं और बहुत सारा चैरिटी वर्क भी किया जाता है, जिसकी वजह से 1990s तक इस पार्टी की पॉपुलैरिटी पैलेस्टीन में काफ़ी बढ़ चुकी थी। इसके बाद साल 2000 से 2005 तक शुरू होता है सेकंड इंतफादा और इसके नतीजे में हमास की तरफ से पहली बार इजराइल के ऊपर आर्म्ड अटैक्स किए जाते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग और एयर स्ट्राइक्स के शक्ल में। हमास की पॉपुलैरिटी का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि जनवरी 2006 में हुए इलेक्शन, हमास पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव असेंबली में 132 में से 74 सीट्स को सिक्योर कर लेता है। लेकिन फिर जून 2007 के अंदर पहले से मौजूद फतह पार्टी या फतेह पार्टी और PLO, इनका झगड़ा होता है हमास के साथ, जिसके बाद हमास गाजा स्ट्रिप पे अपना कंट्रोल करता है और फतह और PLO वेस्ट बैंक पर अपनी डोमिनेशन दिखाते हैं। इसके बाद से अब तक गाजा हमास के अंडर ही है। यहाँ पर हमास की ही पॉलिटिकल सुपीरियॉरिटी नजर आती है और इनकी पॉलिटिकल डोमिनेशन के अंदर गाजा और इसराइल के दरमियान हालात काफी दफा बिगड़ चुके हैं। जैसे
2021 की गजा इजराइल वॉर के अंदर। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न ममालिक ने तो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया है। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस ऑपरेशन के नतीजे में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, इनकी तरफ से इसराइल को पूरी सपोर्ट दिखाई गई है और इनका कहना है कि ना सिर्फ इसराइल का राइट है इसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करना, बल्कि ये उनकी ड्यूटी है कि इसके खिलाफ किसी किस्म का रिस्पॉन्स अटैक देखा जाए। इसके अलावा बहुत सारे और इंटरनेशनल कंट्रीज ने अपनी साइड्स को क्लियर कर लिया है और इसराइल के साथ खड़े होने को प्रेफर किया है। इसमें शामिल होते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कनाडा, पोलैंड, स्पेन और यहाँ तक कि पूरा यूरोपीय यूनियन। इंडिया की बात करें तो इंडिया का यहाँ पर डुअल स्टांस रहा है। दोनों ही तरफ इन्होंने सिंपैथी दिखाई है और दोनों को सपोर्ट करने का कहा है। और दूसरी तरफ पैलेस्टीन के सपोर्ट में खड़े हुए हैं ये कंट्रीज: कुवैत, कतर, बहरीन, मोरक्को, टर्की, यमन, तुनीसिया और पाकिस्तान। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से तो साफ साफ ये भी कहा गया है कि इस सब अटैक्स का जिम्मेदार इसराइल खुद है। ये इसराइल की तरफ से किए गए पैलेस्टीनियंस पर मुजालिम का ही जवाब है। रीसेंट अपडेट्स के मुताबिक इसराइल ने पैलेस्टीनियन गाजा स्ट्रिप के अंदर अब एक लैंड ऑपरेशन करने के लिए भी कहा है, जिसके बाद लेबनान में एक शिया बेस्ड मिलिट्री ग्रुप हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल को तंबीह की गई है कि अगर वो किसी भी किस्म का लैंड ऑपरेशन जारी करता है तो हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ अटैक लॉन्च कर देगा। दोस्तों, अभी हिजबुल्लाह ग्रुप क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं साल 1982 से, जब इसराइल लेबनान को इन्वेड करता है। इस इन्वेजन का मकसद था कि यहाँ मौजूद पीएलओ की बेस को ख़त्म किया जाए और बेरूत, जो कि लेबनान का कैपिटल है, यहाँ पर एक प्रो इजरायली हुकूमत को एस्टैब्लिश किया जाए। दोस्तों, इस इन्वेजन की वजह क्या थी इसकी डिटेल में जाए बगैर अगर मैं थोड़ा सा आपको बता सकूं तो इस दौरान पीएलओ और इसराइल के दरमियान रिलेशंस काफ़ी ख़राब थे और दोनों ही एक दूसरे पर अटैक्स लॉन्च कर रहे थे। इसराइल यहाँ पर पीएलओ को अब कंप्लीटली नीस्तो नाबूद करने के लिए लेबनान के अंदर इनकी बेस पर अटैक करता है। बहरहाल वापस आते हैं अपने हिजबुल्लाह ग्रुप पर। तो इस इन्वेजन के नतीजे में सामने आता है कि एक शिया मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह, जिसको ईरान फंड करता है, ये ग्रुप इसराइल के खिलाफ लड़ता है और इनको लेबनान से निकालने की कोशिश करता है। और साल 1985 तक चलने वाली इस वॉर को लेबनीज वॉर कहा जाता है। ये लेबनीज वॉर फाइनली एंड होती है, लेकिन इसराइल लेबनान से पूरे तरीके से बाहर नहीं जाता, बल्कि लेबनान के साउथ में एक सिक्योरिटी जोन एस्टैब्लिश करता है और यहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखता है। इसके पीछे इसराइल की प्लान ये था कि वो लेबनान के ऊपर एक निगरानी रखेगा ताकि लेबनान किसी भी किस्म का अटैक आगे इसराइल के ऊपर ना करे। लेकिन ये हिजबुल्लाह ग्रुप फाइनली मई 2000 में इस सिक्योरिटी जोन में मौजूद इसराइली प्रेजेंस को भी यहाँ से बाहर निकाल करते। एक बार फिर वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हिजबुल्लाह के इस बयान के बाद यूएस की तरफ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भेज दिया गया। इसके बारे में यूएस के एक सीनियर रिसर्च एनालिस्ट स्टीव साइमन की तरफ से ये बयान दिया गया है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर दरअसल हिजबुल्लाह और ईरान को ये बताने के लिए है कि अगर वो इस वॉर में शामिल होते हैं तो यूएस की तरफ से इसराइल को सपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सारी अपडेट। अब थोड़ा सा अपनी अकल के मुताबिक भी इस सिचुएशन सारी का जायजा लेते हैं। अपेरेंटली देखा जाए तो वॉर की शुरुआत पैलेस्टीन की तरफ से हुई है और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शुरुआत पैलेस्टीन ने की है तो इसको ख़त्म अब इसराइल करेगा। लेकिन क्या ये बात वाकई सच है कि ये वॉर पैलेस्टीनियंस की तरफ से स्टार्ट की गई है? दोस्तों, आज जब पैलेस्टीन की तरफ से इसराइल पर रॉकेट मारे गए हैं तो एक हलचल सी मच गई है पूरी दुनिया में। हर कोई बयान देता नजर आता है, हर कोई अपनी सपोर्ट देता नजर आता है इसराइल को, और पैलेस्टीनियंस को काफ़ी ज़्यादा बुरा पोर्ट्रे किया जाता है। इनकी एक काफ़ी वहशी सी इमेज बना दी है सारी दुनिया की नज़रों में। लेकिन 70 साल तक इसराइल पैलेस्टीनियन पर जुल्म करता गया, तब किसी की भी आवाज़ इस तरीके से उभर कर नहीं आई बाहर। हाँ, हमने छोटे मोटे बयान देखे, लोगों की सिंपैथीज देखी पैलेस्टीनियंस के लिए, लेकिन कभी भी इन एक्शन नहीं देखा इस चीज़ को। इसी साल की शुरुआत में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो हर कंट्री की तरफ से एक इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट दिखाई गई यूक्रेन को। कहीं पर फाइनेंशियल एड दी गई तो कहीं पर रशिया पर फाइनेंशियल एम्बार्गोज लगा दिए गए, यहाँ तक कि मिलिट्री सपोर्ट तक गारंटी की गई यूक्रेन को। लेकिन बात जब पैलेस्टीनियंस की आती है तो सिर्फ बयानात की हद तक ही सिचुएशन को असेस किया जाता है। पैलेस्टीनियन एरियाज, गजा और वेस्ट बैंक के हालात कभी भी सामने नहीं आते इस तरीके से।
दोस्तों अगर गजा की बात करें तो गजा तो खुद एक इंडिपेंडेंट मुल्क नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ एक रिफ्यूजी कैंप है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए, और अब तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन भी कहा जाता है। दोस्तों गजा को ये प्रिजन टाइटल ऐसे ही नहीं दिया गया, बल्कि इसके पीछे इजराइल की तरफ से लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस है। शुरू से इजराइल ने गजा पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई रखी हैं। ना यहाँ पर ट्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर टोटल बैन है ट्रेड पर। ना हॉस्पिटल फैसिलिटी कोई नजर आती है, ना स्कूल फैसिलिटी कोई नजर आती है, और यहाँ तक कि दवाइयों की एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इस पर बंद की गई है। इसके अलावा इजराइल जो खाना और पानी पैलेस्टीनियंस को प्रोवाइड करता है उसकी तादाद को भी काफी ज्यादा लिमिट करके रखा जाता है। यानी जितना पानी और खाना एक्चुअल जरूरत है पैलेस्टीनियंस की गाजा में, उससे थोड़ा कम दिया जाता है। इसको इजराइलीज ये कहकर जस्टिफाई करते हैं कि अगर वो गजा पर ये मामलात नहीं रखेंगे तो गजा इन पर अटैक कर सकता है, और ये इसराइल की सेल्फ डिफेंस पॉलिसी है गजा के खिलाफ। अब तो इसराइल ये जस्टिफाई करता है कि यहाँ पर मौजूद हमास की प्रेजेंस की वजह से ये हालात रखे जाते हैं गजा में। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट बताता चलूं कि हमास वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसराइल ने खुद फंड किया था एक दफा। इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया गया था पीएलओ और फतह के लीडर्स के खिलाफ, और आज यही ग्रुप इनके लिए सबसे बड़ा मसला बन के रह गया। इस बात का प्रूफ तो गजा पर अपॉइंटेड एक मिलिट्री गवर्नर ने खुद दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर को। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे इसराइल खुद हमास को फंड कर रहा है पीएलओ और फतह पार्टी के खिलाफ। लेकिन चले अगर वक्ती तौर पर हम ये बात मान भी लें कि इसराइल गजा पर इस वजह से सख्त है क्योंकि यहाँ पर हमास की प्रेजेंस है, लेकिन वेस्ट बैंक का क्या? 2021 की ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल क्लियरली वेस्ट बैंक के अंदर ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉज वायलेट करता हुआ नजर आ रहा है। वेस्ट बैंक के लोगों के लिए कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, वो अपने ही इलाके में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ जगह जगह मौजूद हैं इसराइल के चेक पॉइंट्स जहां पर मुसलसल अवाम को हैरेस किया जाता है पुलिस की जानिब से। ना सिर्फ ये बल्कि इसराइल खुद यहाँ पर इलीगली ज्यूइश सेटलमेंट्स भी बना रहा है। पहले से मौजूद वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियंस के घरों को पुलिस और मिलिट्री की तरफ से छीना जाता है और यहाँ पर नए ज्यूज को सेटल इन करवाया जाता है। बात हमेशा की तरह वही है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन, इंटरनेशनल एमनेस्टी या ह्यूमन राइट वॉच, कोई भी हो, ये सिर्फ बयान देते नजर आते हैं, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाया जाता। दोस्तों अगर अभी तक आपको ये बात क्लियर नहीं हुई कि इसराइल असल में चाहता क्या है, तो ये इमेज देखें जिसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में एक नया मिडल ईस्ट का मैप खड़े देखे गए हैं। यहाँ पर सारे पैलेस्टीन के इलाके को ख़त्म करके सिर्फ एक मुल्क देखा जा रहा है, जो है इजराइल। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इजराइल हर दफ़ा इस तरह की सिचुएशंस में कामयाब क्यों रहता है। इसमें शामिल होते हैं 4 बड़े पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहला है वेस्ट की सपोर्ट। हमेशा से इजराइल को वेस्ट की तरफ से सपोर्ट किया गया है, यूएस, यूके, ऑलमोस्ट सारे यूरोप की तरफ से। इसका मकसद है वेस्टर्न पावर्स का मिडिल ईस्ट में एक नुमाइंदा होना, और इसराइल इनका वो नुमाइंदा है। दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि अरब्स भी पैलेस्टीन को सपोर्ट करने से कतराते। अगर बात करें सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज की, तो इनकी अवाम तो पैलेस्टीनियंस के साथ ज़रूर सपोर्ट करेगी, लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको तो अपनी इकोनॉमिक डील्स ज़्यादा बेहतर लगती है, और इकोनॉमिक डील्स बेहतर करने का तरीका एक ही है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। इसके बाद तीसरा बड़ा पॉइंट इंटरनेशनल बॉडीज़, जो कि यूएन, इंटरनेशनल एमनेस्टी, ह्यूमन राइट वॉच, ये सब आवाज़ उठाते नज़र आते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। इसके पीछे भी वजह यह है कि ये सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी इन पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही देखा जाता है। और फाइनली मीडिया, ये सारा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया वेस्ट के अंदर ही कंट्रोल किया जाता है, यानी ये एक पेड मीडिया की तरह काम करता है, और इसराइल की इमेज को हमेशा बेहतरीन पोर्ट्रे किया जाता है। दोस्तों अब उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द ये मसला ख़त्म हो और पैलेस्टीनियंस को इनका हक दिया जाए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद अब ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो चुकी होगी कि आखिर किसको सपोर्ट करना है इस वॉर के अंदर। आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।